हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, चाहे इन्फोसिस की ही बात क्यों ना करें, वो सारी कंपनी आज के दिन आपको फोकस में देखने को मिली है। फोकस का मतलब ये है कि आज के दिन आईटी कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा दिखा है जिस वजह से आईटी कंपनी के चर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, खराब देखने को मिला है। आज के दिन आईटी स्टॉक्स हमें अंडर प्रेशर देखने को मिली है, चाहे हम इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, एसएलटेक की बात करें या फिर हम विप्रो की बात करें। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि कंपनी अगर वीक परफॉर्म की है तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, क्यों आईटी कंपनी आज के दिन गिरता हुआ दिखा है। तो देखो दोस्तों, गिरावट के रीजंस की अगर हम बात करें तो सीएलएसए का एक रिपोर्ट है। देखा जाए तो ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता है, बट जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर मार्केट रिएक्ट करती है। इस वजह से उन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं, भले वो सारी चीज़ें हम ब्लाइंडली फॉलो ना करें। अब रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला है कि सिंपल सी बात है कि Q3 के जो अर्निंग सीजन हमें देखने को मिलेंगे, उस अर्निंग सीजन को लेकर इन्होंने कंसर्न रेस किया है। यानी कि उन्होंने बताया है कि हो सकता है कि आपको इस बार Q3 में आईटी कंपनी के अर्निंग्स में कोई ग्रोथ देखने को ना मिले, म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिले। यानी कि ग्रोथ अगर देखने को मिलता है तो बहुत कम देखने को मिलेगा या फिर हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। तो उनके हिसाब से कितना ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है इस Q3 में, तो देखो दोस्तों इन्होंने बताया है कि अगर हम कांस्टेंट करेंसी के टर्म में देखें लार्ज कैप कंपनी के अर्निंग्स को, तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि Q1Q बेसिस पे अगर ग्रोथ कम देखने को मिलता है तो 0.3% से ही नंबर ग्रो करेगा, और अगर अच्छा देखने को मिलता है तो 2.3% से ग्रो करेगा। यानी कि कोई डबल डिजिट में Q1Q बेसिस पे ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी अगर हम बात करें लार्ज कैप कंपनी के बारे में। तो और वही अगर मिड कैप कंपनी की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ रेंज आपको नेगेटिव भी देखने को मिल सकती है और पॉजिटिव भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें नेगेटिव की तो नेगेटिव 2.5% से कंपनी डी ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है, जो मिड कैप कंपनी है। वो इन्फोसिस की बात नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। और अगर अच्छी नंबर दिखाती है तो 3.5% से ही अपने रेवेन्यू को ग्रो कर सकती है। इसका मतलब ये है कि इन्फोसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंट जो डबल डिजिट का ग्रोथ रिपोर्ट करती आ रही है, सॉरी डबल डिजिट ने मतलब 7.5-8% वाली ग्रोथ जो रिपोर्ट करती हुई आ रही है, हो सकता है कि वो नंबर इस बार आपको श्रिंक होता हुआ दिखे। हो सकता है 4% पे आ जाए, 5% पे आ जाए, 6% पे आ जाए। बट रिपोर्ट है, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है कि कंपनी के नंबर्स ऐसे आएंगे, इस बात की गारंटी ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इन सारी चीज़ों को आप सिर्फ नोट कर चलो कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी आपको ब्लाइंडली ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करनी है, आपको खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस करना ही करना है। तो चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फोसिस के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का अपडेट हो चुका है, जहाँ पर प्रमोटर ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज कर दिया है, जो कि ऑब्वियस ही बात है। क्यों हुआ है, रीज़न आपको पता ही होगा। रिसेंटली कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था इस वजह से। बट अगर हम बात करें एफआईएस के बारे में, तो लास्ट क्वार्टर में तो उन्होंने अपने स्टेक्स को डाइल्यूट किया था लगभग 1.9% से, और इस बार भी उन्होंने अपने स्टेक्स को लगभग 0.5% से डाइल्यूट ही किया है। डीआईएस की बात करें तो उनके स्टेक्स हमें बढ़ते हुए दिखे हैं, बट बहुत माइनर बढ़े हैं, 0.04%, जो कि ना के बराबर है। और पब्लिक की बात करें तो उनके स्टेक्स पिछले क्वार्टर में भी बढ़े थे और इस क्वार्टर में भी हमें बढ़ते हुए दिखे हैं। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट कर चल सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इस कंपनी की चर्चा हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है दो रीज़न की वजह से। पहला रीज़न तो यह है कि रिलायंस की कंपनी है, दूसरा रीज़न ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रहता है तो उस केस में कंपनी अट्रैक्टिव कम और ओवर वैल्यूड ज़्यादा लगती है। अब देखो, कोई भी कंपनी अच्छी हो या ख़राब हो, वो कंपनी आपको पैसा तब बनाकर देती है जब आप उस कंपनी को अच्छे वैल्यूएशंस मिले। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का करंट पी अगर हम देखें तो 119 का हमें देखने को मिल रहा है। अब करंट पी को अगर जस्टिफाई करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले कल में जो इसके अर्निंग्स हैं उसमें हमें ग्रोथ दिखनी चाहिए, और ग्रोथ का मतलब सिंगल डिजिट में नहीं, डबल डिजिट में। और हाल ही में जो कंपनी ने Q2 के अर्निंग्स रिपोर्ट किए थे उसमें कंपनी का जो बिजनेस से आने वाला इनकम था वो हमें 5 गुना होता हुआ भी दिखा था, जो कि एक अच्छी बात थी कंपनी के वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। और कंपनी का टोटल रेवेन्यू 41% से ग्रो किया था। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर्स कंपनी के अभी तो वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, बट यही चीज़ें अगर आगे भी रिपीट होती है तो फिर ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड ईजिली हो सकता है। बट चीज़ें अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन अगर नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंपनी एक टाइम पे 140 150 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे देखने को मिल रही थी, अभी 120 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे दिख रही है। बीच में तो दोस्तों 80 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे भी कंपनी देखने को मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ों को समझो, वैल्यूएशन का कंप्लीट खेल है। अच्छे वैल्यूएशंस को आप ट्रैक करते रहो अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टर हैं या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट चीज़ें मैं आपको वैल्यूएशंस की बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। बाकी दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईएस जनरली क्या होता है कि ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है, और एफआईएस इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स Q1 में तो इंक्रीज़ की थी, बट Q2 में डिक्रीज़ की है। अब Q3 तो खत्म हो चुका है, तो Q3 का शेयर होल्डिंग पैटर्न जब अपडेट होगा तो देखना पड़ेगा कि एफआईएस इस कंपनी में अभी भी ट्रस्ट कर रही है, या फिर एफआईएस की जो स्टार्टिंग इंटरेस्ट थी अपने स्टेक्स लगातार कम करने का, वो एज इट इज़ रहता है। और साथ में अगर हम डीआईएस की बात करें तो अब तो भाई ये कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है, तो म्यूचुअल फंड तो इंटरेस्ट दिखाएंगे, और म्यूचुअल फंड लगातार इस कंपनी में अपने पोजीशंस को इंक्रीज भी करते हुए आ रहे हैं। आप यहाँ से देख लो, पिछले साल Q2 में, पिछले नहीं उसे पिछले साल, हाँ सर पिछले साल 11% के आसपास होल्डिंग था डीआईएस का, फिर 12 12.5% हुआ, 14% हुआ, 14.5% हुआ, और अभी 14.5% को भी क्रॉस कर चुका है नंबर। क्योंकि भाई निफ्टी 50 का पार्ट है, ऑब्वियस ही बात है कि जो निफ्टी 50 के फंड हमें देखने को मिलते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो पैसा कहाँ जाता है, जो कंपनी निफ्टी 50 में है वही कंपनी में जाता है अकॉर्डिंग टू वेटेज। वो सारी कंपनी में फंड हाउस पैसा डालते हैं। तो इसी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टेक्स हैं वो आपको डीआईएस में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। बाकी अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस दोस्तों कंपनी का जितना भी चल रहा है उसमें से एक बिजनेस आने वाले कल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ सकता है, और वो है कंपनी का एएमसी बिजनेस, जिसको लेकर सेबी ने भी अभी रिसेंटली फेवर किया था, और जो चार्जेस हमें देखने को मिलते थे एएमसी कंपनीज की तरफ से उसको कम कर दिया था, ताकि वॉल्यूम्स और भी ज़्यादा एसआईपी इनफ्लो का बढ़ता हुआ दिखे। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में कंपनी के जो टेक्निकल्स होते हैं उसको भी प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। स्टॉक स्प्लिट की रेशो की बात करें तो 1:5 के रेशो में था। एक के बदले कंपनी ने 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो एक के बदले कंपनी 5 इक्विटी शेयर आपको आने वाले कल में कंपनी देती हुई नजर आएगी। अब अगर हम इसके रिकॉर्ड डेट की बात करें दोस्तों तो 14 जनवरी इसका रिकॉर्ड डेट है, यानी कि 14 जनवरी को कंपनी आपको टेक्निकली एडजस्ट होती हुई दिखेगी 1:5 रेशो के हिसाब से। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस डेट को नोट कर सकते हो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।